Okay. So today we will be studying the new chapter, that is federalism. Now, federalism, the word is federalism. Federalism, we have already have some introduction to this concept. Now, what is federalism? What do you understand by federalism? संघ संघ का सरकार जो ऊपर से और नीचे सब मिला जुला कर चले। Federation, संघ federation or federalism, federation, it is a group. It is a group of some units. Generally, they are states. So it is a grouping formed by combining some units, and in this system, the combined unit and the individual units, they have some division of powers among them. This is called फेडरेशन. फेडरेशन एक ग्रुपिंग को कहते हैं जिसमें जब कई इंडिविजुअल्स मिल के एक अपना ग्रुप बनाते हैं और एज ए ग्रुप जो है उसके जो पावर्स होते हैं और इंडिविजुअल्स के जो पावर, सबको उसमें पावर शेयर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म. कैसे करना बताएं करेंगे। आगे आएगा, we will make it right. तो दिस इज द बेसिक आइडिया फेडरलिज्म. इट इज ए सिस्टम. जैसे फेडरेशन, हम हमारे आसपास हजारों फेडरेशन. जैसे आप सुधा का दूध यूज करते हैं, सुधा इज ऑल्सो अ फेडरेशन. सुधा, आप जाइएगा देखिएगा उस पर लिखा रहता है कॉम्फेड. बहुत जगह लिखा रहेगा सुधा के जहाँ शॉप ऑफिस हो, कॉम्फेड, दैट इज कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन. कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन. इट इज अ फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स. यानी ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर्स का ये फेडरेशन है जो कोऑपरेटिव वे में आपस में जुड़े हुए हैं. तो ऑल द मिल्क कंपनीज और मिल्क ऑर्गेनाइजेशंस which supply milk, they are all federations. Food associations, they are also federations. NAFED, National Agricultural Federation. NAFED is the apex body in this country which supplies agricultural products to the market. NAFED. तो फेडरेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम उसे संघ कहते हैं, कि ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स in which they have some powers and the joint grouping have also some powers. तो यहाँ जब हम पॉलिटिकल साइंस में इसको अप्लाई करते हैं तो इट कम्स टू एरियाज, टेरिटरीज. व्हेन द डिफरेंट टेरिटरीज दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन टेरिटरी in a system in which the combined and individual both have powers, there it is called federalism or federation. And in the world we have so many examples of countries which are federations. Okay, we will study this. So federalism. Now, introduction is, look at the political maps of India 1947 and 2017. There are two maps of India. One map is from 1947 and one map is, this is the map which was in 1947. And next map is the map of India in 2017. This is India's map
in 2017, and this is India's map in 1947. Okay, okay, we have seen this. Now it says they have changed dramatically over the years. तो इन सालों में 1947 से 2017 में ये बहुत ज़्यादा बदल गया. बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव चेंज्ड. जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनकी सीमाएं बहुत बदल गई हैं. नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव चेंज्ड. राज्यों के नाम बहुत बदल गए हैं. Names of states have changed and the number of states has changed. और साथ ही साथ नंबर भी जो हैं स्टेट्स के वो चेंज हो गए. देख सकते हैं आप डायग्राम में, जैसा कि पहले राजपूताना था, अब वो राजस्थान हो गया. पहले था राजपूताना, अब हो गया राजस्थान. ठीक है, तो आप इसी तरह देखेंगे मराठवाड़ा था या सेंट्रल प्रोविंस था, वो अब मध्य प्रदेश हो गया. नॉर्दर्न प्रोविंस था तो वो उत्तर प्रदेश हो गया. बॉर्डर पे है. हाँ, तो क्योंकि अमृतसर से ही तो आप थोड़ा दूर निकलते हैं तो अटारी बॉर्डर आ जाता है, वाघा बॉर्डर आ जाता है. आसपास में ही एकदम नजदीक नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है. 50 किलोमीटर के. हाँ, दूर है. 50 नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, 70-80 किलोमीटर के आसपास. खैर, एनीवे, so we can see that the boundaries of states have changed, the names of states have changed, and the number of states has changed. When India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience. जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय जिस तरह से प्रोविंसेस में बटा हुआ था ये एरिया, पूरा टेरिटरी जो था भारत का, वो ऐसे प्रोविंसेस थे विच वर ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश फॉर देयर कन्वीनियंस. जो ब्रिटिश के द्वारा अपना सरकार चलाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने उस तरह से प्रोविंसेस बांट दिए थे, और उनका कोई और मोटिव नहीं था. जो प्रोविंसेस बनाए गए थे, they had been just made for administrative convenience, जिससे कि उनको गवर्नमेंट चलाने में आसानी हो. Then a number of princely states merged with the newly independent Indian Union. तो जब हमारा जो इंडियन यूनियन उस समय नाम था वो आज़ाद हुआ, तो उसके साथ बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स हुए थे, रजवाड़े जिनको हम कहते थे, वो भी हमारे साथ इस इंडियन यूनियन में आके शामिल हो गए थे, मर्ज हो गए थे. These were joined to the existing provinces. तो ये जो स्टेट्स हमारे साथ कंबाइन हुए थे, उनको जो प्रोविंसेस थे उस समय उनमें जोड़ दिया गया था. दिस इज व्हाट यू सी इन द फर्स्ट मैप. तो फर्स्ट मैप जो आपके सामने है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें प्रिंसली स्टेट्स को जो है, जो उनके पास का जो प्रोविंस है उसमें ऐड कर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैप है उसमें इंडिकेट किया गया है. ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री, देन पाकिस्तान, एंड देन इंडिया प्रोटेक्टेड स्टेट्स. जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनका जो है एरिया इससे दिखाया गया है. तो इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ देख रहे हैं यूनाइटेड प्रोविंस, ऊपर में बाद में यूपी जो हो गया था यूनाइटेड प्रोविंस, या राजपूताना, या सेंट्रल प्रोविंसेस. ठीक है, तो इन सब में जो है जो भी जितने प्रोविंस थे उसमें ऐड कर दिया गया था. तो ये मैप हम देख पा रहे हैं. ऐसे ये डोका लिखा हुआ है बिहार के बगल में. क्या लिखा हुआ है? डोका, बांग्लादेश की ढाका होगा. डोका लिखा हुआ है. ढाका DA होगा, DOT. हाँ, ढाका का वही स्पेलिंग होता था.
हाँ, then since then boundaries of states have been reorganized many times. तो उस समय क्या, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड. से म्यांमार पहले इंडिया का पार्ट तो नहीं था, हाँ, नहीं था. तो ये बर्मा तक दिया हुआ है इस मैप में, हम्म, बर्मा तक म्यांमार तक दिया हुआ क्या है, दिया हुआ? मैप दे दिया हुआ है इंडिया का, यहाँ तक था क्या? कहाँ बर्मा तक है? इंटरनेशनल बाउंड्री आ रही है, नहीं देख रहे हैं? बाउंड्री देखिए ना, इंटरनेशनल बाउंड्री आ रहा है, उसके बाद वो अलग बर्मा कंट्री का वो बाउंड्री है वो. अच्छा, यही आपका ना इंटरनेशनल बाउंड्री आ रहा है, ये देखिए ठीक से देखिए, डॉटेड जो बाउंड्री है, लाइन इन डॉट, इंडिया का बाउंड्री यही ना आ रहा है. ओके, नाउ वी सी दैट बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव बीन, ध्यान दीजिए यहाँ, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव बीन रीऑर्गेनाइज्ड मेनी टाइम्स. कई बार जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे उनके बाउंड्रीज बार बार बदले गए. ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड not only did boundaries of states change, but in some cases even their names changed according to the wishes of people of those states. इतने सालों में न केवल उन ऐसे बहुत से स्टेट्स की बाउंड्रीज ही चेंज हुई, बल्कि उनके नाम भी बदले गए जैसा उस राज्य के रहने वाले लोगों की इच्छा थी. Thus, मैसूर चेंज टू कर्नाटका, जो पहले मैसूर स्टेट कहते थे वो आपका कर्नाटका स्टेट हो गया. एंड मद्रास स्टेट बिकेम तमिलनाडु. नाडु मीन्स होम, तो उसको तमिलनाडु लोगों ने कहा कि होम ऑफ तमिल पीपल, दैट इज तमिलनाडु. तो मद्रास प्रेसिडेंसी से मद्रास स्टेट हुआ. मद्रास स्टेट वो जो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे नाम तमिलनाडु. दिया था मद्रास. हाँ. The maps show these large-scale changes they have taken place in the span of over 70 years. तो मैप में हम देख सकते हैं कि किस तरह स्टेट्स के नाम चेंज हुए, उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई. In a way, these maps also tell us the story of functioning of federalism in India. और इन मैप से कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से भारत का फेडरलिज्म काम कर रहा है. After studying this chapter, you will be able to understand the following. What is federalism? Federalism क्या है? The federal provisions in the Indian Constitution. Indian Constitution में federal provisions क्या क्या हैं? The issues involved in the relations between the center and the states. सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या क्या इश्यूज जो है अक्सर आते हैं, उनके बारे में जानेंगे. एंड द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स. कुछ ऐसे राज्यों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, क्योंकि उनकी एक खास तरह की कॉम्पोजिशन है, बाकियों से बड़े अलग तरह की उनके यहाँ लोग जो बसते हैं उन राज्यों में, उनका जो कॉम्पोजिशन है, इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट. दैट इज वाई दे हैव बीन गिवन some special provisions and also historical features because of the history. So they have given some special provisions in the constitution. We will understand them also. So here we can see the two maps. ब्रॉड वे में अगर हम यहाँ एक देखें प्रोविंसेस या स्टेट्स के नाम, तो वी कैन सी देर इज़ कश्मीर, देर इज़ पंजाब, देर इज़ राजपूताना. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द स्टेट्स वर कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, यूनाइटेड प्रोविंस, ओके, गुजरात प्रोविंस या गुजरात स्टेट, देन सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, बॉम्बे, मैसूर, मद्रास, ओके, एंड देन असम. ठीक है, तो दीज वर द स्टेट्स. एंड हाँ, इधर तो हो गया वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है. नाउ इन 2017 वी कैन सी ये जो बांग्लादेश है, ये
बिहार झारखंड हम्म, रोड पर इतना पोल्यूशन है, सुबह के 4 बजे जाइए तो उतना ही धूल रहता है, में ट्रक सब दौड़ते रहती है, आए एकदम धूल लग गया है कि ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश जो है बिहार झारखंड के बराबर है एकदम, इतना ही बड़ा देश है कंट्री। ये किस दिशा का देश है? आदमी तो कैसे रहता होगा वहाँ पर सब? कैसे रहता होगा। मतलब कि कोई उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगा जहाँ जितना कि इंडिया में है, उस तरह का तो नहीं होगा। जगह और फैसिलिटी का कोई रिलेशन नहीं, वैसे तो कहिए तो दिल्ली बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन फैसिलिटी वहाँ सबसे ज़्यादा है। दिल्ली एक बहुत छोटा सा शहर है। कितना किलोमीटर की रेंज में है दिल्ली? अरे दिल्ली मान लीजिए कि इसका मोटे मोटे ताकि देखिए तो 30-35 किलोमीटर लेंथ है, वैसे ही ब्रेड है। तो पटना कितना है? हाँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, प्रॉपर दिल्ली बहुत ज़्यादा नहीं है। 40 किलोमीटर मान हाँ, के चलते हैं। तो एरिया से लेना देना नहीं है। सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है, एक शहर है सिर्फ, तो समझ लीजिए, लेकिन बहुत डेवलप्ड है। लेकिन वो सब की जगह पर कहाँ बांग्लादेश अभी बहुत पिछड़ा है। कहने नहीं, मैं आपने जो बात कही कि छोटे जगह से बात करें, तो जगह से नहीं होता तो है, वेस्ट ठीक है ना, वो बंगाल वहाँ जो है, डेवलपमेंट किस तरह का है उस पर वेस्ट होता है। बंगाल झारखंड से भी कम है एरिया उसका। वेस्ट बंगाल, हाँ झारखंड से वैसे थोड़ा कहीं कम तो है। एरिया, लेकिन हाँ इसका एरिया बढ़ जाता है यहाँ तक कि सब आ जाता है, ऊपर भी है तो ना। वो उसका ठीक है, काफी पतला है। हाँ पतला, इसलिए इसको चिकन स्नैक कहते हैं। ये देखिए इसका जो मैप है, ऐसा लगता है कि ये सिर है मुर्गी का, ये उसकी गर्दन है, ठीक है। और तो फिर ये जो लाइन जो जा रहा है जहाँ पे बांग्लादेश का पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ हाँ, पे स्पेस है, जमीन है, हैं? कितना कितना रेंज में होगा ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी है, हल्का एकदम देखिए यहाँ स्केल दिया हुआ है, उसी से आप पता कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर है। ये लगभग है आपका, मैं यहाँ से बताऊँ तो एक 3 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। तो आप वहाँ कर लीजिए, ये जो है अगर यहाँ पर आप कहेंगे तो ये लगभग है 4 mm, 4 mm है। 4 mm का मतलब समझ लीजिए कि 30 सेंटीमीटर, 30 mm, 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30 mm। 30 mm जो है 200, यानी 1 mm पर लगभग 7 किलोमीटर। तो 4 mm है, यानी कि लगभग वहाँ 20 किलोमीटर का ये चौड़ाई है। 20 किलोमीटर तो काफी अच्छा खासा। आप देखिए दिल्ली का भी से नाप लीजिए, दिल्ली जो है ये अगर दिखा रहा है तो दिल्ली लगभग 1 सेंटीमीटर से कुछ कम है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से कम है। तो 1 सेंटीमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ आ रहा है 200, 1 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर। तो 60 से भी कम ही है, 1 सेंटीमीटर से प्रॉपर दिल्ली जो देखिएगा तो एक नहीं, आधा, आधा से कुछ ज़्यादा, वही 40 किलोमीटर के 40 आसपास। किलोमीटर के आसपास। अच्छा पटना कितना होगा? पटना भी लगभग उतना ही है, 35-30 हाँ। किलोमीटर के रेंज में है। लेकिन सर उधर दानापुर के उधर वाला एरिया देखा जाए तो वो तो अलग हो गया। हाँ, तो पटना वैसे थोड़ी दिल्ली भी चला जाता है लंबा फिर। खैर आइए, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सेकंड मैप है हमारा इंडिया का, जिसमें कि हम स्टेट्स देख रहे हैं कि स्टेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई और उनके नाम जो है सब बदल गए हैं यहाँ। तो उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई है, यानी कि उनमें नए नए स्टेट्स कट ऑफ होके बने हैं। पहले जो एमपी का बाउंड्री था वो चेंज हो गया, अब छत्तीसगढ़ उसमें हो गया, यूपी का चेंज हो गया उसमें। So okay, now first topic is this: what is federalism? What is federalism? Now
USSR was one of the world's superpowers, but after 1989 it simply broke up into several independent countries. USSR जो कि रशिया का पुराना फॉर्म था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूनियन ऑफ, तो इट ब्रोक अप आफ्टर 1989 इनटू मेनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज, Russia along with 17 countries. One of the major reasons for its breakup was the excessive centralization of concentration of power and the domination of Russia over other regions with independent languages and cultures of their own, like for example Uzbekistan. तो रशिया जो यूएसएसआर था पहले, तो यूएसएसआर के टूटने के पीछे जो एक कारण था कि बहुत ज़्यादा वहाँ सेंट्रलाइजेशन था, यानी एक ही जगह से, सेंटर से बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल किया जा रहा था। दिस इज नेवर हेल्दी, ये बहुत हमेशा हेल्दी नहीं होता है। एक ही जगह से बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कंट्रोल करना, वो दैट इज नॉट प्रॉपर। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर जो था बिल्कुल कुछ ही लोगों में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड था। उस समय जो जार होते थे, कहे जाते थे, तो जार जो है, और बाद में जो प्रेसिडेंट हुए वहाँ, जो भी कहते हैं वहाँ, उस समय कहते थे, तो वो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती थी। तो एक ही जगह सारा पावर होना, सारा वहीं से फैसला, और एक ही का बाकी पर डोमिनेट करना। रशिया जो एरिया है उसका पूरे देशों पर डोमिनेशन, पूरे एरिया, पूरे यूएसएसआर पर डोमिनेशन होता था, जबकि रशिया का कल्चर और बहुत सारे उसमें अलग अलग एरियाज थे जिनका कल्चर अपना अलग अलग था। तो आप एक कल्चर को सब पर थोपने की कोशिश करेंगे तो लोग उसमें खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दिस वाज लाइक उज्बेकिस्तान, या ऐसे बहुत से हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी बोली अलग है, और आप उन पर एक तरह का थोपने का कोशिश करेंगे, इसलिए रशिया टूट गया। नहीं तो रशिया भी, इट वाज अ सुपर पावर, वर्ल्ड का एक लीडिंग कंट्री था, लीडिंग का लीडर ही था वर्ल्ड का, बड़ा था, इतना पावरफुल था, इतना, लेकिन उसको वो टूट गया बहुत से हिस्सों में। तो वो टूट गया और अब इंडिया में वही करने की कोशिश हो रही है। देखिए, वो टूट गया और इंडिया में अब वही स्टेट में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों टूटा, अभी आपको हम पहला एग्जांपल ही मिला वही, कि यूएसएसआर इसलिए टूटा क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, एक ही जगह से सारा कंट्रोल, जैसे आज हो रहा है, लग रहा है कि मोदी पूरा देश को कंट्रोल कर रहे हैं, तो देश बर्बाद हो जाएगा। एंड सेकेंड इज दैट यू आर ट्राइंग टू इम्पोज वन कल्चर ऑन एवरीवन, बर्बाद हो जाएगा। अब आज आप देखिए सारा इशू इसी कारण उभर के आ रहा है, लैंग्वेज इशू के रूप में उभर के आ रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में उभर के आ रहा है, मणिपुर और कहीं कहीं सब जगह। उसके बाद अभी इश्यूज है अलग अलग, जैसे डिलिमिटेशन का इशू है, पॉपुलेशन का इशू है, आपका अभी धार्मिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से देश में चल रहा है। आप एक रिलीजन को इम्पोज करना चाह रहे हैं और किसी रिलीजन को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपका यही होगा, देखिए जो यहाँ रशिया में हुआ कि जब आप उस पर बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे तो वो अलग हो गए, टूट के, वही होगा ही, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ही आप देखें कई राज्य टूट के अलग हुए, आदिवासी एरिया थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, उनको आप ट्रीट नहीं ठीक से कर रहे थे, वो कहे हमको अलग आदिवासी स्टेट बना दो भाई, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड अलग हो गया। तो यही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रशिया का कल्चर का डोमिनेशन था सारे पूरे यूएसएसआर के एरियाज पर, जैसे उज्बेकिस्तान, सम अदर, तो इसके कारण वो टूट गया बहुत से हिस्सों में। सम अदर कंट्रीज, और अभी भी देखिए यही चल रहा है, अभी आप समझेंगे क्या चल रहा है कि रशिया में
तो अभी भी यही चल रहा है। जो रशिया है वो चाह रहा है कि नहीं, हम फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी अटेन करें। वहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट पुतिन हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम, जैसे आज इंडिया में मोदी और आरएसएस चाह रहे हैं कि हम अनडिवाइडेड इंडिया की तरह हमारा पहले हो जाए, ठीक है, उसी तरह का, या किसी कल्चर को हम थोपना चाह रहे हैं सब पर, बट दैट इज जस्ट विशफुल थिंकिंग। ये तो सोच है, लेकिन सही होने वाला है नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी इन द वर्ल्ड, वी हैव एग्जांपल्स। तो वही एग्जांपल यहाँ हमें सामने दिखाया जा रहा है कि जैसे यूएसएसआर जो सबसे बड़ा यूनियन था इस दुनिया में, तो आज वो यूक्रेन के साथ लड़ाई इसीलिए चल रही क्योंकि यूक्रेन जो है, जो लार्जेस्ट फैक्शन था, जो टूट के अलग हुआ, और इट वाज हैविंग अ लॉट ऑफ, इट वाज वेरी मिनरल रिच। इसीलिए रशिया चाह रहा है कि उसको फिर से मिला ले अपने में। और इतने अभी देखिए कई साल से लड़ाई वहां चल रही, रशिया यूक्रेन की, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ। पहले भी कुछ एरियाज पर कब्जा कर चुका है रशिया। तो दिस इज व्हाट द क्लैश ऑफ कल्चर्स, imposition of culture, सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ठीक है, बट एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड। So that is why such a largest union of this earth, it broke up, and we are thinking about such things. Some other countries like Czechoslovakia, ये भी टूट गया, Yugoslavia and Pakistan also had to face a division of the country. पाकिस्तान, या नाम तो पाकिस्तान का डिवीजन थोड़े हुआ, इंडिया का डिवीजन हुआ। चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाक रिपब्लिक में टूट गया, ठीक है, यूगोस्लाविया टूट गया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्या क्या कंट्री सब, ठीक है, जॉर्जिया भी है ना? हाँ, जॉर्जिया तो रशिया का पार्ट है, रशिया से टूटा है। अच्छा, यूगोस्लाविया जो है ये टूटा बोस्निया हर्जेगोविना में, नहीं सर्बिया टूटा बोस्निया हर्जेगोविना, यूगोस्लाविया नहीं ठीक है, यूगोस्लाविया ही बोल रहे थे, सही। तो पाकिस्तान बांग्लादेश होगा। हाँ पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान का उस सेंस में बोल रहा है, यस 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 करेक्ट। पाकिस्तान भी सोचे कैसे गलत लिखते हैं। पाकिस्तान हैज टू, पाकिस्तान वाज द यूनियन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, सो द ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अप, जैसा आपके मैप में भी दिखा हुआ है, तभी हम क्या उसमें ध्यान देखिए, इट इज वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना, यहाँ ये वेस्ट पाकिस्तान था, यहाँ नीचे लिखा होगा ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और ईस्ट पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश। सो पाकिस्तान भी देखिए क्यों टूटा, पाकिस्तान भी टूटा इसी कारण से, दे वर ट्राइंग टू इम्पोज द इस्लामिक कल्चर ऑन द पीपल ऑफ बंगाल। बांग्लादेश मीन्स इट इज द बंगाल, पीपल आर बंगाली, तो दे वर स्पीकिंग बांग्ला। वहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे क्या? मुस्लिम ही हैं पूरे, अभी भी वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग। यस इट इज लॉट ऑफ मुस्लिम्स आर देयर, बट उधर मुस्लिम का मेजॉरिटी मतलब लगभग 95-96% से भी ज़्यादा था। इधर था कि उतना मुस्लिम परसेंटेज नहीं था, ठीक है ना। तो रीजन यही था, उस समय भी बांटने का यही था कि जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हो जाए, इधर जो है मुस्लिम्स का मेजॉरिटी था, इधर जो है हिंदुओं का मेजॉरिटी था, ईस्ट बंगाल वेस्ट। हाँ, तो जो है दे ट्राई टू इम्पोज द कल्चर कि भाई आपको उर्दू बोलना पड़ेगा। वो कहे भाई हम बांग्ला छोड़ के उर्दू क्यों बोले, आपको इस्लामिक शरीयत और ये सब फॉलो करना पड़ेगा। वो बोले भाई हमारा जो हिंदू कल्चर है हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसे हम क्यों फॉलो करें। तो मुस्लिम होंगे हिंदू कल्चर फॉलो करें हैं, तो मैंने बंगाल का कल्चर एक अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है, और उनका रीति रिवाज जो है वो बहुत सारा वो बंगाल का रीति रिवाज है, ठीक है ना। तो वो बंगाल का रीति रिवाज जो है, जो हमारे यहाँ बंगाल है वैसे ही रीति रिवाज है उनका भी।
समझ गए? तो ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है, देखिए रिलीजन जो होता है इट इज ए पर्सनल थिंग, हम हिंदू हैं कि मुसलमान। कल्चर जो होता है वो पूरे समाज का होता है। अब जहाँ होली मनाया जाता है तो वहाँ होली सब लोग खेलते हैं, वो ये नहीं कि हिंदू खेल रहा है होली, कि मुसलमान खेल रहा है होली, कि सिख खेल रहा है होली। जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं होली मनाई जाती है, सब लोग होली मनाते हैं। समझ गए? तो ये सब जो है, ये कल्चर जो होता है इट इज बियॉन्ड पीपल, है ना। अब ये चीजों में काफी बदलाव आ गया है, अब खैर क्या कहें। अब ईद है तो ईद मनाते थे तो सब हिंदू मुसलमान सब उसमें मिल के मनाते थे भाई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आजकल ऐसा इधर हो गया है कि भाई ईद होगा तो सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, तो ये है तो हिंदुओं का त्योहार है। देखिए वैल्यू की बात नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। कैसे नहीं वैल्यू है, क्या ना, कैसे नहीं वैल्यू है? इट इज अ सेलिब्रेशन आफ्टर द ईयर मंथ ऑफ फास्टिंग एंड पेनेंस। ठीक है, रोज़ा रखते हैं, कष्ट सहते हैं एक महीने, उसके बाद फिर एक ख़त्म होता है तो उसको एज ए सेलिब्रेशन दे सेलिब्रेट ईद। अच्छा, रोजा रखने का क्या कारण होता है एक महीने का? हाँ, रोज़ा रखने का कारण ये नहीं जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। देखिए इट इज़ द प्योरेस्ट मंथ ऑफ देयर कैलेंडर। तो इस महीने में ही जो है उनको, जो मोहम्मद साहब थे उनको ईश्वर से, अल्लाह से मिला था प्रेरणा, उन्होंने कुरान शरीफ लिखी थी। तो मानते हैं कि इस मंथ में आसमान से जो उनका है वहाँ से माने अच्छे गुण, अच्छे माहौल रहता है। उस समय ईश्वर के कृपा, उनके खुदा का कृपा लोगों पर बरसता है, और इसके लिए वो अपने आप को प्योर रखते हैं। तो इसके लिए दे आर फास्टिंग, सो दैट फास्टिंग करेंगे, वो कुछ गलत चीज़ नहीं खाएंगे, गलत कुछ बोलेंगे नहीं। इट इज़ वो एक महीना बहुत ही अलग ढंग से रहना पड़ता है, लोग आजकल जानते ही नहीं है। पीपुल जस्ट थिंक इट इज जस्ट फास्टिंग, इट इज नॉट जस्ट फास्टिंग। कोई गलत काम नहीं, कोई गलत विचार नहीं लाना होता है एक महीने में, बिल्कुल प्योर फॉर्म में एक महीना लाइफ जीना होता है। तो मान इसलिए कि हम प्योर रहेंगे तो हम पर खुदा की नेमत बरसेगी, हमें खुदा से कुछ आशीष दुआ मिलेगी, खुदा से हमें कुछ अच्छी सोच मिलेगी, हमारी बुराइयां हमारे अंदर से निकलेंगी, हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं वो हमारे अंदर से निकल जाएगी। जो हमें गंदगी आ गई है, जो हमारे यहाँ गलत आदत हमें शामिल हो गई है, कुछ गलत विचार शामिल हो गए, इट इज़ लाइक अ मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन। उसी मंथ में ये मोहम्मद साहब हाँ, कुरान शरीफ लिखे थे। हाँ, तो कुरान शरीफ जो लिखे थे वो हाँ, ऊपर वाला थोड़ी ना लिखे थे, वो अपने मन से लिखे थे। मन से, देखिए दिस इज रिलीजियस बिलीफ। तो मानते हैं कि खुदा से उनको ऐसा मन में प्रेरणा आया कि उन्होंने वो सारी बातें तो लिखी। वो लिखे अपने से ना? हाँ, अपने से उन्होंने लिखा। तो इसीलिए मानते हैं कि ये मंथ जो है, चूंकि इसमें लिखा गया, उसको मानते हैं कि उसमें ऐसा खुदा से आता है, इसलिए उसको हमें प्योर फॉर्म में वो करना चाहिए। तो इसलिए इस मंथ में वो लोग माने जो जानकार पढ़े लिखे हैं कि वो सिखाते हैं बस कि कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत किसी को बोलना नहीं है, गलत मन में विचार भी नहीं आना है। जो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो इसलिए फास्टिंग है क्योंकि हमारे अंदर फूड का बहुत इफेक्ट होता है। हम जैसा फूड खाते हैं, कुछ खा लेंगे तो वो हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करता है। शराब पी लेंगे तो इंटॉक्सिकेशन, फिर गलत नज़र, इधर उधर वासना हावी हो जाएगा, बहुत तरह का चीज़। तो इसलिए इट इज़ अ मंथ ऑफ प्योरिटी। और उसका इफेक्ट मतलब उससे ये होगा कि हम प्योर फॉर्म एक महीना अगर लाइफ जिएंगे तो हमारे अंदर जो एक साल में कुछ गंदगी जमा हो गई है, गलत विचार जमा हो गए हैं, गलत आदतें जमा हो गई है, वो निकल जाएंगी। दैट इज वाई दिस मंथ ऑफ फास्टिंग एंड प्योरिटी, रमादान और रमजान। एंड आफ्टर दिस दे सेलिब्रेट दिस, दैट कि हाँ एक महीने का हमने जो एक कष्ट किया, ये जो हमने संकल्प लिया था कि 1 month वी विल लीड विथ प्योरिटी, दैट हैज बीन फिनिश्ड, नाउ वी कैन हैव सम फूड टू सेलिब्रेट। So that is the month of feasting and fasting.
इसलिए वो लोग जल्दी खा के सो जाता है। वो अलग है उनका कि वो किस कैसे करते हैं, बट द स्पिरिट ऑफ रमादान इज दैट वी हैव टू रिमेन प्योर फॉर 1 month। तो इसको रमजान या फिर रमजान दोनों एक ही वर्ड है? हाँ। रमजान का मतलब हुआ कि फास्टिंग करना। यस, मंथ ऑफ प्योरिटी एंड फास्टिंग, टू कीप प्योर। ये उर्दू वर्ड है रमजान। हाँ, तो दिस इज जो है ये है कि ये इट इज ए जनरल थिंग कि भाई इसका कोई रिलीजन से नहीं लेना देना है। भाई हमारे यहाँ भी उपवास इसलिए करते हैं लोग। तो इस मंथ में ये काम वास्ता भी सब नहीं करता हो? कुछ नहीं बोले आपको कि जब बोल रहे हैं कि किसी के प्रति गुस्सा भी नहीं करना होता है मन में, कि किसी के प्रति हम अपने मन में गुस्सा भी न लाए, ऐसा कोशिश करें। किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावना नहीं लाए। 1 महीना के तरह अगर लोग हमेशा के लिए फॉलो करना स्टार्ट तो इसीलिए 1 महीना करते हैं ताकि उसमें हम कम से कम साल भर में, इसलिए हर साल होता है, तो जो भी इस 11 महीनों में हमारे अंदर में बुराइयां आ गई हैं उनको हम निकाल दें इस मंथ के। और बड़ा इट इज अ नॉट इजी टास्क। किसी नहीं निकाल सकते, हमसे तो हो ही जाएगा। अगर हम निकालना चाहिए हमसे तुरंत हो जाएगा। 1 month of fasting and keeping control over yourself, keeping adhering to the strict schedule। इस समय सोना है, इस समय उठना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अगर बात है तो फिर वो अलग चीज है, करने वाले को पता चलता है। शेड्यूल का हमारा गड़बड़ा सकता है। तो इट इज दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वर्क डन बाय द पीपल। बहुत अच्छा ये महीना है। और ये बकरीद और किसी को भी रोजे, हिंदू भी रोजे रखते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं जानते हैं, हिंदू भी रखते हैं भाई। इट इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग तो भाई हिंदू में भी है, इस्लाम में भी है, इसमें कहाँ कोई है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। तो बकरीद क्या होता है? बकरा करता है? देखिए सारी चीजें हैं, मैंने बोला रिलीजन, सारे रिलीजन दे आर वेरी गुड, वेरी नोबल। क्या मतलब? ठीक है ना। बकरीद है इसलिए, बकरीद आप नहीं समझते हैं। बकरीद जो है इट इज अ मंथ ऑफ, इट इज सैक्रिफाइस। उसके पीछे का स्टोरी है कि इमाम हुसैन, या उस समय जो एक इमाम हुसैन से नहीं है, वो तो करबला वाला है, कि एक कोई थे इस क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं है अभी। तो उनको ये हुआ कि जो है अपना उनको सपना आया कि अगर आप अल्लाह के पाबंद हैं, आप मतलब मानने वाले हैं, तो आप अपने सबसे प्यारी चीज़ जो है वो कुर्बान कीजिए उसके लिए, अल्लाह के लिए। अब वो सुबह उठा, बोला सपना, बेचारा रोने लग गया कि मैं क्या करूं, मुझे तो सबसे प्यारा मेरा बेटा है, तो ये तो सपना था। यानी तो बेटे ने कहा, बेटा खुद अपने आप को हलाल कर देता है, कहता है पिताजी मेरी गर्दन काटी है, आप क्यों ऐसा दुखी हो रहा है। तो हिज फादर सैक्रिफाइसेस। तो फिर कुछ मिरेकल होता है जो है, तो ये स्टोरी है। तो दैट इज कि मतलब अपने अल्लाह के लिए आपको, मतलब कहने का मतलब कि उसमें ये है, द स्पिरिट जो उसके पीछे ये है कि आप किसी चीज से ऐसा मोह नहीं पालो कि उस मोह को तोड़ नहीं सको अपने धर्म के लिए, ईश्वर के लिए। तो अपनी आप प्रिय से प्रिय चीज को भी आप सैक्रिफाइस कर सकते हो कि नहीं, दैट इज अ टेस्ट। तो जिस टेस्ट में वो पास हुए, उनका नाम मुझे नहीं याद है, कोई पीर उनके थे, कि उन्होंने अब जब नहीं हुआ उनसे कि भाई मेरा बेटा मुझे सबसे प्यारा है, तो बेटे ने हंसते कहा कि क्यों आप सोचते हैं, आप नहीं करते तो मैं ही अपना गर्दन काट देता हूँ, लेकिन आपको उसका असबाब नहीं मिलेगा, इसलिए आप करिए बिना कोई इसके। तो बेचारा वो करते हैं। तो दैट वाज द टेस्ट। हाँ, कुछ स्टोरी है। वो गीत भी उनका बहुत बजता है, उसको जब वो होता है पर्व, तो उनका गीत गाया जाता है इस चीज़ को, इस घटना को। तो वो उसी तरह कुछ अपना अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करने की बात होती है कि आपको जो प्रिय है। तो लोग अब इतना नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि भाई अपना कुछ पैसे से खरीद के, क्योंकि पैसा मेहनत से कमाता है आदमी, तो उसके लिए वो किसी चीज़ को खरीद के, बकरा या जो भी हो, उसको वो
सेक्रीफाइस करते हैं और उसका सेक्रीफाइस करके उसको सब में शेयर किया जाता है, समाज में मिलजुल के सब उसको खाते हैं, जो भी है सेक्रीफाइस। तो इट इज़ वो उसका है कुछ बहुत प्योर रीज़न है, हालांकि अब हर लोग उसको उस तरह से वो नहीं करते हैं। तो that is the reason for celebrating Eid ul Fitr. It is a actually sacrifice to be done. Yes, तो उसको बकरीद लोग करने लगे। तो बकरीद मतलब बकरा वर्ड है क्या, बकरा हलाल करना? वो उसका नाम एक्चुअली बकरीद वो कहते हैं लोग, अनपढ़ लोग बकरीद कहते हैं। इसका नाम एक ईद उल फित्र है या ईद उल जुहा है। अच्छा, ठीक है ना? जुहा इसको कहते हैं बकरीद। हाँ, ईद उल जुहा और ईद उल फित्र होता है, तो उसका नाम है वो। उसको चूंकि वो अब बकरा वो सेक्रीफाइस करते हैं तो बकरीद बकरीद सब लोग पुकारने लग गया, आम आदमी नहीं जानता है तो बकरीद बकरीद। ईद उल अजहा या ईद उल जुहा ऐसे करके उसका प्रोनाउंसिएशन है, ईद उल अजहा बोलते हैं। ईद उल अजहा और उर्दू में है नाम तो ईद उल फित्र। ये उर्दू वर्ड है फित्र। हाँ, वो एक वही है, एक ये है एक ईद और बकरीद। तो ईद जो है ईद उल फित्र होता है, ईद उल अजहा जो होता है वो शायद बकरीद होता है। नहीं, ये फित्र का मतलब अब वो उर्दू में क्या मतलब, आई डोंट नो, अरबिक होगा, उर्दू में नहीं, अरबिक होगा। अरबिक अलग, उर्दू से काफी अलग है। हाँ हाँ, बहुत अलग है। उर्दू तो यहाँ इंडिया में वाला सब उर्दू जानता है। वो भी मुस्लिम लोगों का मदर टंग है अरबिक। हाँ, अरबिक और पर्शियन जो है पहले होता था। जैसे संस्कृत कैसे था, संस्कृत से हिंदी बन गया बिगड़ के, वैसे ही अरबिक और पर्शियन से उर्दू बन गया। उर्दू, कश्मीरी, बहुत सारी भाषाएं। डोगरी तो हिंदू है सब। आइए, तो चलिए कल्चर पर हम लोग ये करने लग गए, लैंग्वेज पर आ गए इशू। तो मैं बता रहा था कि लैंग्वेज इशू जैसे अभी हम थोपना चाह रहे हैं। अभी देखिए हमारा कोऑपरेशन चल रहा है आपस में, अब हम इम्पोज करना चाह रहे हैं। देश सब राज्य उठा भी रहे हैं मामला कि हम पर आप अपना एक लैंग्वेज थोपने की कोशिश नहीं कीजिए, ओवर सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है ना? तो वी आर सीइंग दिस फेडरलिज्म इज व्हाट। देखिए, कनाडा came very close to a breakup between the English speaking and the French speaking regions of that country. उसी तरह कनाडा में डिस्प्यूट हुआ क्योंकि कनाडा के कुछ रीजन्स जो हैं वो मेजर स्टेट्स जो है वो इंग्लिश वहाँ चलता है और कुछ जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, क्योंकि वो फ्रांस के कंट्रोल में था उसका कुछ पार्ट्स, तो वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज चलने लगा बहुत सालों से। और इधर जो है कुछ उसके कॉलोनी जो था वो ब्रिटेन के अंडर में था, तो वहाँ इंग्लिश चलती थी। तो कनाडा में दो तरह के रीजन्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। तो कनाडा भी एक समय टूटने के कगार पर आ गया था, अलग अलग होने के कगार पर आ गए थे दोनों टेरिटरीज, फ्रेंच स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग रीजन्स। Isn't it a great achievement that India, which emerged as an independent nation state in 1947, after a painful partition, has remained united over 7 decades of its independent existence? तो हम लोग एक बार डिवीजन होने के बावजूद जो है आज तक 70 ईयर्स 75 ईयर्स हम यूनाइटेड रहे हैं। तो इस यूनिटी में बहुत लोग का खून पसीना है, इंदिरा गांधी का खून बहा है, ठीक है ना, राजीव गांधी का भी खून बहा है, बहुत लोगों का इसमें सेक्रीफाइस है, तो ये नहीं समझते हैं लोग। What accounts for this achievement?
अभी डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि खालिस्तान। गांधी तो फ्री में मारा गया। फ्री में कैसे मारेगा? नहीं मारा जाना चाहिए था। नहीं मारा जाना चाहिए था। देखिए बात है कि इशू ठीक है, उस चीज़ को बहुत तो उतना बड़ा इशू का उतना बड़ा बात का मतलब नहीं, तमिल इशू जो था उस समय, तो उन्होंने जो है तमिल इशू में तमिल लोग के खिलाफ यहाँ भेज दिए थे पीस कीपिंग फोर्स यहाँ से। उसी कारण तमिल और लिट्टे जो था एलटीटी, तो वो उनके खिलाफ हो गया था जो है। खैर चलिए, तो can we attribute it to the federal structure of governance that we in India adopted through our constitution? क्या आज तक हम यूनाइटेड हैं, इसका कारण ऐसा सिस्टम है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया? ऑल द कंट्रीज मेंशन्ड अबव वर फेडरेशंस। जितने भी देशों का हमने ऊपर नाम लिया ये सब फेडरेशंस थे, यानी ग्रुपिंग्स थे। इंडिविजुअल स्टेट्स कंबाइन होके नेशन स्टेट बने थे। येट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड, लेकिन वो यूनाइटेड नहीं रह पाए। देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम अडॉप्टिंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ दैट फेडरल सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म मस्ट ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो कहे कि एक हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चुना, वो तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा जिस तरह का नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम, जिस तरह का फेडरल सिस्टम हमने चुना और किस तरह से फेडरलिज्म को काम में लाया, यहाँ फेडरलिज्म ऑपरेट किया, वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है इस बात के लिए कि आज तक हम यूनाइटेड रहे। ठीक है, जैसे कह रहा है फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज भी जो है वो एक फेडरेशन। ठीक है, पूछ रहा है कि यू मे हैव हर्ड अबाउट द क्रिकेट टीम ऑफ वेस्ट इंडीज, बट इज देयर अ कंट्री कॉल्ड वेस्ट इंडीज? क्या वेस्ट इंडीज कोई कंट्री है? नहीं, वो भी एक ऐसे ही है फेडरेशन, वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो इंडिया। हाँ, तो पहले वो इंडिया को समझ के जो वहाँ खोज में चला गया था कोलंबस, तो इसीलिए उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं कि वेस्ट में जो इंडिया की तरह मिलने वाले एरिया थे। कोलंबस पहुंच गया था वहाँ और उसको लगा कि मैं इंडिया खोज लिया हूँ, तो उसने इंडिया इंडिया उसको बोलने लगा था। तो जो है आइलैंड्स थे उनको इंडीज कहने लगा था। बाद में पता चला कि इंडिया तो कहीं और था और वो वेस्ट में दूसरे आइलैंड्स थे, तो उनको वेस्ट इंडीज कहा जाने लगा। ठीक है, like India, West Indies was also colonized by British. In 1958, the Federation of West Indies came into being. It had a weak central government and the economy of each वहाँ unit. पे भी ब्रिटिशों का कब्जा था। पूरे दुनिया पर था, वहाँ पर क्या सब जगह था। ठीक है ना। तो वहाँ भी जो है एक अलग अलग कम्युनिटीज़, जैसे कैरिबियन कम्युनिटी है, तो ये अलग ये अपना ये बनाए हुए है। ठीक है, कैरिबियंस कहते हैं। खैर आइए इंडिया पर आते हैं। नाउ इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस एंड इमेंस डाइवर्सिटी। इंडिया की बात करें कि इतना बड़ा देश है जो कि कॉन्टिनेंट के साइज के बराबर लगभग हो जाता है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ डिफरेंसेस बहुत है लोगों में, कल्चर में, ज्योग्राफी में, हर चीज़ में। देयर आर मोर देन 20 मेजर लैंग्वेजेस एंड सेवरल हंड्रेड माइनर वंस। लैंग्वेजेस की बात करें तो 20 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेजेस हैं और माइनर तो कहें तो सेवरल हंड्रेड, कई सैकड़ों माइनर लैंग्वेजेस जो छोटे छोटे एरियाज में बोली जाती है। जैसे बिहार में 4-5 माइनर लैंग्वेज। तो वो वैल्यू है माइनर लैंग्वेज का। चलिए, लोकल में सब बोल देता है। इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स। उसी तरह यहाँ कई बड़े बड़े धर्म जो हैं यहाँ चलते हैं। देयर आर सेवरल मिलियन इंडिजिनस पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब देसी। हाँ, इंडिजिनस मीन्स हु हैव फॉर लॉन्ग इनहैबिटेड दिस एरिया, ओरिजिन उनका यही है, देसी। हाँ। और ये जो ऊपर में था सेवरल मेजर, यहाँ पे मेजर रिलीजन। मेजर रिलीजन्स मतलब जो जिसके फॉलोअर्स काफ़ी बड़े हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, इस्लाम हो गया। In spite of all these diversities,
वी शेयर अ कॉमन लैंड मास। इतने अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम एक ही जमीन धरती पर रहते हैं। वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ कॉमन हिस्ट्री स्पेशली व्हेन वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस। हमारा हिस्ट्री भी एक ही रहा है लगभग, जब हम खास करके लड़ाई हम लड़े अपनी आज़ादी के लिए। वी ऑल्सो शेयर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। देखिए ये भी कारण है एक कॉमन हिस्ट्री, इट इज़ अ बिग एग्जाम्पल। हमें आज देखिए जो भी पढ़ाया जाता है, जो हमें मॉडर्न इंडिया पर हमारा फोकस होता है। आप देखिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ भी, तो मॉडर्न इंडिया पर, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस होता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं, हम पाते हैं कि हम सब एक साथ हमने लड़ा, वी बिकेम यूनाइटेड। तो लोगों के मन में भी वही इमेज बसती है कि हम इंडिया के रूप में, जहाँ आप मेडिवल में चले जाएंगे तो वहाँ तो आप पाएंगे फिर अलग अलग, इंडिया जैसा तो कुछ था ही नहीं वहाँ। कोई बंगाल था, कोई हैदराबाद था, कोई पंजाब था। मेडिवल में तो हाँ, आप ब्रिटिश के आने से पहले चले जाइएगा, इसी में आपको देखिएगा, ये तो ब्रिटिश इंडिया ठीक है ना, तो उससे आपको मिल जाएगा कि सब अलग अलग। तो वहाँ फिर क्या है, वहाँ लोगों के मन में भी वैसे ही हो जाएगा, यूनिटी नहीं रहेगा। आज हम इंडियंस की तरह सोचते हैं इसलिए क्योंकि हमने मॉडर्न इंडिया को हिस्ट्री पढ़ा है। समझ गए? जो हिस्ट्री एकदम एकदम शुरुआत से जो बिगिन हुआ, लगभग कितना 5000 साल पहले। पाँच है वैसे बहुत पहले, लाखों साल पहले से हिस्ट्री पढ़ाई होता है। कलयुग खत्म होने के बाद है हिस्ट्री, उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री। कृष्ण जी का युग जो है वो हिस्ट्री में नहीं है, वो माइथोलॉजी में। माइथोलॉजी उसको कौन से युग कहते थे? त्रेता युग, द्वापर। द्वापर के बाद कलयुग आया, तो कलयुग से जहाँ से स्टार्टिंग हुआ पहला दिन से, वहाँ के आसपास का हिस्ट्री का कुछ नहीं है, वो भी माइथोलॉजी में है। क्यों नहीं है? हिस्ट्री में है, सब है। तो पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई क्यों नहीं होता है? पढ़ना चाहेगा तो पढ़ाई होता नहीं है। हम पढ़े हैं एनसीईआरटी में, भाई गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है वो पढ़ाने का, नहीं पढ़ाता है। आप पढ़ना चाहेंगे उसको डिटेल में, हिस्ट्री में जाएगा, क्यों नहीं है पढ़ाई? सबका है, किताब है, सब पूरा माइथोलॉजी सब है। से लेके आज तक का रिकॉर्ड। जैसे भागवत पुराण हमारे यहाँ है, श्रीमद् भागवत पुराण, तो उसमें यही है जो आप कह रहे हैं ना, वो बहुत पुराना से लेके आज तक का सब राजाओं का, सब क्या क्या किसका रहा नहीं रहा, सब कहानी है। हाँ, भागवत पुराण उसको बोलते हैं। भागवत पुराण जल्दी लाइब्रेरी सब में तो मिलेगा नहीं। अरे हर जगह मिलता है, जाइए खरीद लीजिए, महावीर मंदिर बिक रहा है, भागवत पुराण मिलता है, सब जगह मिलता है। लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है, मिलता तो है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। बात ये है, हमने इंटरेस्ट था, पढ़ लिया, बैठ के घर में था रखा हुआ। तो ये कितना मोटा होगा उसका? इतना मोटा है उसमें, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन ही सब है, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब शॉर्ट में। हाँ खैर देखिए, तो कहने का मतलब है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो हमारा, जिस तरह से करिकुलम हमारा इसलिए बनाया गया, और उसी को ये अभी बदलने का कोशिश कर रहा है। अभी जो लड़ाई चल रही है लैंग्वेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, या पहले भी एक बार 2003 में भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी, जब उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी इन्होंने हिस्ट्री के कुछ इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। नई किताबें लाई थी एनसीईआरटी में, जो बाद में रिजेक्ट हो गई और फिर ज़्यादा चली नहीं, और फिर से वही कोशिश हो रही है। अभी देखिए फिर से चुपचाप बहुत सारी किताबों में बदलाव किया जा रहा है। हो गया है, हिस्ट्री अलग था, आज के डेट में बहुत। तो ये जो है यही यहाँ पर है कि इसके कारण भी जो हमने हिस्ट्री जिस तरह से पढ़ा समझा, क्योंकि लोगों की सोच वैसे ही होती है जो पढ़ाया जाता है, तो उसका भी एक कारण रहा है कि हम अभी इंडिया के रूप में पढ़ते रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते रहे हैं। ये नहीं पढ़ते हैं कि हम पंजाबी थे, हम बंगाली थे, हम मराठी थे, क्या थे। तो इस वजह से भी हमारा देश एक यूनाइटेड रहा है। तो यही कह रहा है, वी शेयर कॉमन हिस्ट्री। दिस हैज़ लेड आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज अ कंट्री वेयर देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसके कारण जो हमारे देश के नेता है वो ऐसे देश को एक विजुअलाइज करते हैं कि जहाँ डाइवर्सिटी में भी यूनिटी रहती है।
यानी बहुत सारी अलगाव है, बहुत सारे सब में फर्क है, डिफरेंसेस है, बट स्टिल देर इज यूनिटी अमंग द पीपल. समटाइम्स इट इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, और कभी कभी उसको क्या डिस्क्राइब किया जाता है, यूनिटी विथ डाइवर्सिटी. Federalism does not consist of a set of fixed principles which are applied to different historical situations. फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई इसमें फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं होता है कि इन्हीं सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है, ठीक है, जो अलग अलग हिस्टोरिकल सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकें. फेडरलिज्म में कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, ये अपने अपने जगह जहां जैसा रहा, जहां जैसा कल्चर रहा, जहां जैसा हिस्ट्री रहा, ठीक है, उस हिसाब से उसको हम अप्लाई करते हैं. ये बात पहले समझने की है कि फेडरलिज्म में हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते, यही प्रिंसिपल है.
Okay, so this is one thing to understand, that in federalism there is no fixed principle which can be applied to different type of situations. ठीक है, rather federalism as a principle of government has evolved differently in different situations. फेडरलिज्म जो है अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरह इवॉल्व किया है, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का मतलब है, हाँ, इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट इट इज लिविंग टुगेदर, लिविंग, स्टेइंग टुगेदर with respect for each other, that is federalism. It's a normal word. क्या Federalism means staying together with respect for each other. Respect for each other. Okay. So like साथ में रहना है, साथ मिल के रहना है, पहली बात यह है, साथ मिल के रहना है, लेकिन एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट भी रखना है, ठीक है ना, यही है फेडरलिज्म। हाउ वी कैन स्टे टुगेदर बट ऑल्सो मेंटेन द रेस्पेक्ट ऑफ एवरीवन। तो इंडिया यही है फेडरलिज्म। इंडिया अगर हम बात करें, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो साथ मिल के इंडिया की तरह रहें, चले, लेकिन हर स्टेट का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। दिस इज फेडरलिज्म। सब बराबर है कहने का मतलब। बराबर अब कहना सही नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब सबका अपना अपना रेस्पेक्ट है, ठीक है ना। बराबर वहां कहना क्योंकि भाई सबका सोच अलग है, कल्चर अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग है, रिलीजन अलग है, तो बराबर कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। अब भाई कहीं हिंदू है तो उसका अलग सोच है, कहीं मुस्लिम है उसका अलग सोच है, कहीं सिख है उसका अलग सोच है। हाँ, तो खोल दिए हैं, ठंडा हो जाएगा वैसे। आज तो ठंड लगी, सुबह गए ठंड लग गई हमको, ठंडा मैंने फील हुआ, ठंडा हो गया था मौसम। सो सी दैट फेडरलिज्म, आई एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट इट इज स्टेइंग टुगेदर, ओके, विथ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कि हमें साथ रहना है, लेकिन साथ रहने का मतलब हम बंधन में नहीं बंध गए, सबको इक्वल पावर नहीं है। देखिए यही, दिस इज ऑल्सो लाइक मैरिज, दिस इज लाइक मैरिज, when two people marry they become united, they become in a relation, they become in a bond, but that doesn't mean that they have lost their respect, they have dignity, they have not lost their dignity, even they are bound by some relation, but they have to have respect, each other's respect or each other's dignity, then only it will survive। समझ गए ना। तो वहां अगर फेडरेशन की तरह चलिएगा बहुत अच्छा वो चलता है कि ठीक है हम दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन हम दोनों का भी अपना अपना इज्जत है, रेस्पेक्ट है। जस्ट बिकॉज वी हैव मर्ज्ड, वी हैव कंबाइंड, डजंट मीन वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। समझिए इस बात। जस्ट बिकॉज वी हैव एग्रीड टू कंबाइन, टू यूनाइट, डजंट मीन दैट वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी नहीं खत्म हो गई। तो जब स्टेट्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो कंबाइन होते हैं फॉर सम पर्पस, टू मेक अ ग्रुपिंग,
but that doesn't mean that their identity is finished now. ठीक है ना, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो पहचान है, तो यही फेडरलिज्म है। मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं। नाउ सी अमेरिकन फेडरलिज्म। अब ये एक जनरल, मैंने बताया कि फेडरलिज्म यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब ये अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उनके प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए, ताकि वो साथ मिलजुल के रह सकें, जिसमें सबकी भी इज्जत बनी रहे और एक ग्रुप की भी इज्जत चलता रहे, ग्रुप अच्छे से। समझ गए? तो इसके लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए। लाइक अमेरिकन फेडरलिज्म फॉर एग्जाम्पल, one of the first major attempts to build a federal polity, जो कहें अगर कोई बड़ा देश के रूप में, तो पहला मेजर ये था जो फेडरेशन का फॉर्म अडॉप्ट किया अमेरिका, इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म। वहां का जो सिस्टम है फेडरलिज्म का, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जर्मनी और इंडिया। ये भी सब फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, सिंपली एक्सप्रेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो है एक सिंपल वे में एक्सप्रेस किया जाए तो मैंने जैसे आपको एक्सप्रेस किया कि इट इज स्टेइंग टुगेदर एज ए ग्रुप but also maintaining each other's dignity and identity, ठीक है। that is called federation और federalism। लेकिन उसका आप देखेंगे कि सब जगह अलग अलग उसके फॉर्म्स अलग हैं, उसके प्रिंसिपल्स अलग हैं, तो उसका कोई एक डेफिनेशन कोई सोचिए कि हर जगह जो लागू ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, ओके, हाँ, अमेरिकन फेडरलिज्म जैसे देखिए कि अमेरिकन फेडरलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन, बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विथ फेडरलिज्म। लेकिन कुछ जो है ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, कंसेप्ट्स हैं जो फेडरलिज्म से जनरली जोड़ा जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसेंशियली फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म to accommodate two sets of polities, one at the regional level and one at the national level. Generally federalism क्यों बनाया जाता है, क्या होता है? तो फेडरलिज्म का मतलब है कि हम देखिए, समझिएगा इसको सिंपल वे में, हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं? Why do we group? We group so that we form a bigger unit. हम बड़ा होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तब ना ग्रुपिंग करते हैं कि आओ भाई हम सब मिल जाते हैं। When an individual is not able to perform something, he forms a group, कि भाई अकेले का काम नहीं, आओ हम सब मिल के इसको करते हैं। समझिएगा इस बात। जब अकेले से कोई चीज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं कि लेट्स गेट यूनाइटेड टू डू दिस टास्क। उसी तरह कोई टेरिटरी जो होता है, तो व्हेन इट वांट्स टू बिकम अ लार्जर, इट ग्रुप्स विथ अदर टेरिटरीज। तो वो लार्जर बनना चाहता है, लेकिन वो अपना भी जो है वो आइडेंटिटी मेंटेन रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि लार्जर बन के हम खत्म हो जाए। समझ रहे हैं बात? वो लार्जर इसलिए किसी कारण से बनना चाहता हुआ कि ताकि हम बड़े हो जाएंगे, हमें प्रोटेक्शन होगा, हम पर कोई वो नहीं करेगा। ग्रुपिंग किस लिए किया जाता है? कोई भी तरह का एसोसिएशन किस लिए किया जाता है? हिंदू लोग एसोसिएशन बनाते हैं, एम्प्लॉय एसोसिएशन बनाते हैं, वर्कर्स एसोसिएशन, यूनियन बनाते हैं, किस लिए? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए।
अकेले की कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन अगर ग्रुप हो जाता है, पूरा लेबर यूनियन हो जाता है, तो उसके पास एक ताकत आ जाती है कहीं भी कुछ कहने की, क्योंकि उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। भाई यही ना है। आप देखिए, मुट्ठी खुली हुई है तो इसकी ताकत नहीं है, उंगली की कोई ताकत नहीं, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो इसमें ताकत आ जाती है। तो मुट्ठी बंद होने का सेंस क्या हुआ कि द फिंगर्स कंबाइंड। अच्छा अच्छा, हाँ, ये पिछला चैप्टर में था। हम्म 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 अरे वो यहाँ था, इसमें था या fisticuffs फिस्टिकफ्स। ready to फाइट, fight फिस्टिकफ्स, ठीक। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो लेकिन फाइट के सेंस में ही यूज करेंगे। मान लीजिए किसी तरह से हम बांध लिए तो फिस्टिकफ, इसको भी फिस्टिकफ ही कहेंगे। तो जरूरी थोड़ी ना कि फुल लड़ने आदमी मुट्ठी किस लिए बांधता है? हम ये हम बांध लिए इसी तरह से, तो थोड़ी ना हम लड़ने जा रहे हैं। ऐसे ही मुट्ठी क्यों बांधेगा आदमी? मुट्ठी तभी बांधता है जब व्हेन ही वांट्स टू हिट समथिंग। यानी कि लड़ने के सेंस में ही फिस्टिकफ यूज करेंगे। सीधे बात है। हम मुट्ठी, भाई ऐसे मुट्ठी ऐसे बैठ के रहते हैं, बताइए कोई आदमी मुट्ठी बांध के रहता है? अब तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस तरह से एक्सरसाइज करना दैट इज डिफरेंट, बट नॉर्मली आप फिस्ट क्यों, फिस्ट का मतलब है टू हिट समथिंग, नहीं तो ऐसे हम रिलैक्स वे में रहते हैं। बंदूक लेके क्यों चलेगा आदमी? नॉर्मल वे में तो बंदूक लेके नहीं चलेगा। लाइसेंस भी तो रहता है ना, तो लाइसेंस भी है तो भी दिखाने के लिए भी तो चलता है। वो तो वो पागल है, दिखाने के लिए चलता नहीं है आदमी। द मेन पर्पज ऑफ आर्म्स इज टू सिक्योर टू फाइट। मेन पर्पज ऑफ आर्म इज टू फाइट। अब कोई झंडा लहराने के लिए बंदूक को इस्तेमाल करे, कोई आम तोड़ने के लिए इस्तेमाल करे, वो अलग बात है। रेस्टोरेंट में ओपन रेस्टोरेंट था, छत पे रेस्टोरेंट होता था, तो एक टेबल, राउंड टेबल था, 5-4 लेडीज बैठी हुई थी। अचानक से लेडीज मर गई। बाद में पाया गया कि गोली आके लग गया था। अपर फायरिंग किया तो वो नीचे आया तो उसको लग गया माथा पे। तो फायरिंग किया एयर में, तो न जाने कैसे वहां पे उसके पास आके उसको लगा होगा, कहीं से डाइवर्ट हो गया होगा। डाइवर्ट नहीं हो सकता, वो आसमान में फायरिंग किया था। अब क्या वहां पर कंडीशन हुआ नहीं हुआ कोई जानता नहीं तो है। वो काफी अच्छी होगा, टफ बुलेट होगा, मतलब नॉर्मल बुलेट नहीं होगा। टफ बुलेट उलेट कुछ नहीं रहता है वो। हाँ वो अलग चीज़ है, उसका जो खोखा होगा बहुत हाइट पे गया, जाके आएगा तो लगेगा, सही बात है, किसी का सिर में लग जाएगा तो डेथ हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट इशू। खैर आइए, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जो कह रहा है कि फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्यों जनरली लोग, कोई भी फेडरलिज्म आता है एग्जिस्टेंस में, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन टू सेट्स ऑफ पॉलिटी, यानी टू सेट्स ऑफ कंट्रोल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में दे रहा था कि एक इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, वो अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। वो यूनियन किस लिए बनाते हैं? अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको कहा जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, अकेले की बात नहीं सुनते हैं लोग, लेकिन अगर भीड़ जमा है, यूनियन है, तो उसका बात सुनना पड़ता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी। इसको कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो वो चाहते हैं कि हम एज ए बॉडी रहे, ताकि हमारा पावर वहां भी रहे, लेकिन मेरा इंडिविजुअल का भी पावर रहे। क्या वो यूनियन बन जाता है तो अपना उसका सब खत्म हो जाता है? अपना वो लाइफ तो रहता ही है, जैसे उसका कंट्रोल है, अपना जो भी कुछ वो करता है, अपना वो सब कुछ तो करता है।
हाँ, यूनियन का मेंबर बन जाता है तो यूनियन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करता है। यूनियन को उसके ऊपर वो यूनियन अपना कुछ अथॉरिटी यूनियन को सौंप देता है, भाई यूनियन जो बोलेगा उसको करना पड़ता है। फिर यूनियन जो बोलता है उसको करना पड़ता है। समझिएगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। इसको वो नहीं समझिए कि सर हमको कहानी जैसा बता रहा है। ये बताने वाला कोई नहीं है इस देश में, ये मैं आपको समझा दूँ। आप मेरी बात को गंभीरता को नहीं समझेंगे कि ये बात इस तरह से समझाने वाला नहीं है, कोई मेरी जानकारी में नहीं है। लोग होंगे, ऐसा भी नहीं है कि इस देश में कमी है लोगों की, लेकिन मेरी जानकारी बहुत है और मेरी जानकारी में दूर दूर तक कोई नहीं है इस तरह। तो मैं बहुत सिंपल चीज से आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, समझिएगा इसलिए इसको कि एक जो वर्कर है, जब वो सोचता है कि हम यूनियन में शामिल हो जाएं, यूनियन बनाएं, क्यों? क्योंकि जब हम यूनियन बन जाएंगे तो हमारा एक पावर आ जाएगा, हम मालिक से अपनी बात रख सकेंगे मजबूती से। तो वो यूनियन का मेंबर हो जाता है, तो ही गिव्स सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू द यूनियन। यूनियन जो फिर डिसाइड करेगा वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। होता है ना भाई, ऐसे उसको मन पर है कि अब हम करें सो नहीं, लेकिन जब यूनियन का मेंबर हो गया, अब यूनियन जो भी कुछ एग्रीमेंट करता है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा। या यूनियन जो भी कुछ आदेश देगा वो उसको फॉलो करना पड़ेगा मेंबर्स को। तो यहाँ क्या है, वो अपना कुछ अथॉरिटी सबमिट कर देता है यूनियन को, लेकिन अपना अथॉरिटी क्या पूरी तरह, जो यूनियन उसको कहेगा कि इससे शादी करो तो उससे शादी करेगा। यूनियन बोलेगा अच्छा अब सुतो, अब उठो, अब जाओ पढ़ने, अब जाओ नहाने, अब जाओ खाने, वैसा नहीं ना कर देता है। अपना लाइफ नहीं ना सबमिट कर देता है। हाँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अपना वो लाइफ नहीं सबमिट कर देता है यूनियन को, वो अपना जो उसका अथॉरिटी है उसका कुछ पार्ट केवल जो है दैट इज रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल लाइफ, दैट ही सबमिट्स टू द यूनियन कि ठीक है भाई, इसको आप ही तय करोगे मेरे लिए, जैसा आप तय करोगे वैसा हम सब मानेंगे। तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि दो सेट पर उसका कंट्रोल चले। एक तो यूनियन लेवल पर जो भी कुछ तय होगा, जो भी कुछ फैसले होंगे उसको भी वो मानेगा, लेकिन साथ अपना उसका इंडिविजुअल भी, अगर इंडिविजुअल उसको कोई कुछ तंग करता है तो वो अपना उसको या तो डायरेक्ट रिटेलिएट कर सकता है या यूनियन के पास जा सकता है कि देखो वो हमको परेशान कर रहा है। उसका इंडिविजुअल है ना अभी प्रेजेंस, अथॉरिटी। उसको अगर सैलरी उसका नहीं दे रहा है तो वो जाएगा यूनियन में कि देखिए मेरा सैलरी नहीं दे रहा है मालिक जो, या ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या कोई उसको, वो यूनियन में शामिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं ना कि यूनियन जो मन चाहे उसके साथ करने लगेगा। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। वो यूनियन में शामिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यूनियन का कोई लीडर है वो उसके साथ जो मन चाहे उसके घर में घुस जाएगा, जो मन चाहेगा उसके घर में करेगा आके। है वो यूनियन का कोई लीडर है, कहेगा कि तुम्हारे घर में सोऊंगा मैं, तो वो अलाउ करेगा? नहीं, कहेगा भाई मेरा घर मेरा है, उसका मालिक मैं हूं, आप मेरे यूनियन के लीडर हो, आपको मैंने एज ए यूनियन लीडर मैंने कुछ पावर्स दिया है, हाँ मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड आप कुछ फैसले कर सकते हो, बट नॉट इन माई पर्सनल लाइफ। इंडिया का फेडरल टोटली अलग है सब कंट्री से। आ रहे हैं पहले इसको समझिए, इसको समझिए, फिर नहीं जा रहा हूँ, फेडरेशन को समझिए। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो वर्कर है वो अपने लाइफ का मास्टर खुद है, पर्सनल लाइफ का। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पर वो यूनियन को फॉलो करेगा, जो प्रोफेशनल लेवल पर यूनियन बोलेगा वो वैसा करेगा। बोलेगा प्रोफेशन की भाई आज हड़ताल है तो वो कहेगा ठीक है हड़ताल है, भले उसको भूख लग रही, पैसा नहीं है सैलरी, लेकिन फिर भी वो हड़ताल ऑब्जर्व करता है कि ठीक है। इस देश में ऐसे ही होता है, पार्टी के मेंबर हैं, कांग्रेस का नेता बोला कि चलिए भाई सबको धरना देना है तो सब पहुंच जाता है गाड़ी में भर के, क्या करेगा, बिकॉज ही इज अ मेंबर, ही हैज टू ओबे बाय द पार्टी डायरेक्टिव्स। हाँ भाई, राहुल गांधी का भाषण आज होने जा रहा है, सब लोग कांग्रेस का गाड़ी गाड़ी पहुंच के सब पहुंच जाता है। वाई? बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ द पार्टी, दे हैव टू अबाइड बाय इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो
कहने का मतलब है कि दो लेवल पर यहाँ कंट्रोल हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और एक इंडिविजुअल लेवल पर। तो उसी तरह फेडरलिज्म जो है वहां दो सेट पर कंट्रोल होता है। जब स्टेट्स या टेरिटरीज कंबाइन होते हैं तो वो अपना तो जो कंट्रोल है, जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो तो चलता ही। वो चाहते हैं कि हम एज ए ग्रुप भी अपना एक गवर्नमेंट या कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करें। तो फेडरलिज्म कहने का मतलब है कि जनरली दो लेवल के सिस्टम या गवर्नमेंट होते हैं। समझ गए ना? दो लेवल्स पर, कम से कम 3 लेवल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 लेवल होगा। यानी अपना जो था उसके अलावा एक ग्रुप का गवर्नमेंट होगा। वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। इतना उसका जो टफ वर्ड्स में कहा गया है कि इसेंशियली, मतलब अगर मोटे तौर पर देखा जाए, इसेंशियली फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। फेडरलिज्म एक इस तरह का सिस्टम का तरीका है। इंस्टीट्यूशनल मतलब सिस्टम बनाने का, इंस्टीट्यूशन का तरीका है टू एकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटी, कि जिसमें दो सेट ऑफ पॉलिटी मतलब गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को एकोमोडेट कर सके, उसको हम आपस उसमें शामिल कर सके। दो सेट ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द रीजनल लेवल एंड वो अदर एट द नेशनल लेवल। एक तो जो इंडिविजुअल लेवल पर है यानी रीजन के लेवल पर है, और दूसरा जो नेशनल, जो यानी कि ग्रुप के लेवल पर है। तो कंबाइंड होगा, रीजन तो नेशन आजकल बनता है, देश कहते हैं। यही कह रहा है ईच गवर्नमेंट। अब देखिए, जो मैंने आपको ये अभी उदाहरण दिया था, इसको दम दिमाग में बिठाइएगा यार, क्योंकि यही हर चीज को आपको एक्सप्लेन करेगा। मैंने आपको जो वर्कर का, उसके लाइफ का जो भी बातें कही, ये आपको हर चीज क्लियर करा देगा फेडरलिज्म। इसको दम दिमाग में एग्जाम्पल को बिठा के रखिएगा, जो फिर से सुनिएगा कि मैंने क्या समझाया, क्या बोला। कहीं भी आगे फेडरलिज्म का क्वेश्चन आएगा तो आपको उससे आप समझ पाइएगा। क्या कह रहा है कि ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फेयर। जो भी यहाँ गवर्नमेंट है, चाहे वो कंबाइंड लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर, यानी नेशनल लेवल या रीजनल लेवल। अभी अब हम स्टेट्स की या टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, तो जो कंबाइंड हुआ वो नेशन बना, इंडिविजुअल जो रीजन है वो स्टेट हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब अपने आप में आजाद, पूरे डिसीजन लेने की आजादी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से फैसला कर सके, मतलब कि पूरा आजादी है, कुछ भी सोच सकती, पूरा डिसीजन। हाँ ठीक है। ऑटोनॉमस वर्ड भी बहुत अक्सर आता है, इस वर्ड आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो पूरी डिसीजन लेने की आजादी है। हाँ, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमी बहुत ही यूज होता है पॉलिटी में वर्ड, ऑटोनॉमी, ठीक है ना? तो ऑटो का मतलब है बाई सेल्फ। हाँ जय। हेलो।
वो भाभी फ़ोन कर रही है, बात कर लो, शैलेंद्र शाही के नाम से। बोलना कि ठीक है लेकिन नॉनवेज वगैरह नहीं होगा और क्या। हाँ हाँ, और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, ऐसे ही मैंने बोला कि पसंद भी नहीं करते हैं, फिर बाहर में खाना नाराज़ हो जाते हैं, ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, ऐसा कह देना कि ज़्यादा। हाँ कुछ नहीं, हल्का फुल्का ऐसे ही ठीक है, मिलना जुलना हो जाएगा अपना, खा पी खाना हो जाएगा बस, ठीक है ना। खाना की सादा ही पसंद करते हैं आजकल, खाते भी नहीं मीठा पसंद। हाँ, अब पता नहीं, अभी देखते हैं क्या सोचते हैं। क्या पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है, देखेंगे। तो कह रहे हैं पूछने का, उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब होगा, फ़ोन करके ना पूछ लेना चाहिए आजकल। हाँ बस गजब सिस्टम। खैर ठीक। उसका कलर ठीक लगता है ना उसे। सही है। कुछ लिए थे, सोच रहे थे रिटर्न कर देंगे। ये थे नहीं नहीं, और भी कई जीन्स लिए थे, वही देख रहे थे, कलर जो पसंद आएगा रखेंगे, बाकी रिटर्न कर देंगे। इसलिए हम पहनते नहीं थे ज़्यादा, जीन्स वगैरह छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ लोग फैमिली में कहते हैं कि भाई पहनिए। ऑफिशियल पैंट और जींस, यही दोनों तो चीज़ें पहनने के लिए। आइए, सो ऑटोनॉमस समझ गया, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, पूरी तरह ठीक से है। हाँ, मीन्स कैन टेक और कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ कह रहा है कि ईच गवर्नमेंट इज ऑटो, हाँ हाँ क्या क्या। हाँ नहीं, वैसे नहीं ना होगा। हाँ तो लॉग आउट करेगा ही, सेम आईपी एड्रेस रहेगा तो लॉग आउट ही नहीं करेगा। एक ही आईपी एड्रेस पर दो लॉगिन कैसे होगा। हाँ हाँ
तो वही बोल रहे हैं, वो आईपी एड्रेस एक रहेगा तो लॉगिन तो नहीं ना होगा उसमें। हाँ 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 हाँ, लॉग आउट आईपी एड्रेस उसको लॉग आउट कर देगा दूसरे। हैं इनकॉग्निटो, हाँ उसमें शायद हो जाएगा वो, उसमें होता है सीक्रेट वे में होता है, लॉगिन ब्राउजिंग होता है उसमें देखो इनकॉग्निटो में करके दे शायद हो जाएगा जो। हाँ कर, उसमें वर्चुअल आईपी यूज़ करता है। ठीक, एनीवे सो ऑटोनॉमस वर्ड आप समझ गए, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। हम अक्सर पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो आगे ऑटोनॉमी का बहुत मतलब आता है, यूज आता है ऑटोनॉमी। ठीक है, जहाँ भी आप फंक्शनिंग देखेंगे अलग अलग चीज़ों का तो वहाँ ऑटोनॉमी शब्द का इस्तेमाल आता है। जैसे इवन इनफैक्ट आप जैसे बीटेक डिग्री आपने किया है तो बीटेक डिग्री आपको पता है जो भी कॉलेजेस होते हैं तो वो दे हैव टू बी एफिलिएटेड टू सम यूनिवर्सिटी। AICTE नहीं अप्रूव नहीं, यूनिवर्सिटी। खुद का यूनिवर्सिटी है। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, तो जैसे इन जनरल जो भी कॉलेजेस होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन हैं, दैट इज दे आर प्रोवाइडिंग ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन, they have to be affiliated to some university because the university have the authority to provide degree। डिग्री देने का अधिकार इस देश में यूनिवर्सिटीज को है। कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल हो, उससे मतलब नहीं है, यूनिवर्सिटी को है। उसमें क्या किया गया कि फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको स्टेटस दे दिया जाता था डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड उसको शॉर्ट में कहा जाता है, एक्चुअली उसका फुल होता है कि डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी, मतलब जो कॉलेज अपने आप में ही जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है और वो उसको अपने आप ही डिग्री देने का अधिकार है। समझ गए? उसको अपने आप में ही डिग्री देने का अधिकार है, उसको किसी यूनिवर्सिटी से अलग से एफिलिएट होने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसको हम कहते थे डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कॉलेज। और उसमें कुछ होते हैं ऑटोनॉमस, कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर है लेकिन वो ऑटोनॉमस है, मतलब वो अपने आप में उसको हर फैसला, उसको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना मतलब फैसले के लिए ज़्यादा नहीं है। तो पहले ये सब वर्ड यूज होते थे, काफ़ी ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं कई बार। उसको ग्रांट वगैरह नहीं लेना होता है यूनिवर्सिटी से, या यूनिवर्सिटी यूजीसी से ग्रांट आता है, आप उसको कॉलेज के लिए पैसा वगैरह मिलता है कुछ कुछ काम के लिए, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। तो कॉलेजेस में भी वर्ड यूज होता था ऑटोनॉमस। ठीक है, उसके बाद आप जो पॉलिटी में पढ़े बॉडी जैसे यूपीएससी है, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। लाइक बीपीएससी, इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ समथिंग। समझ गए? वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने आप में वो हर फैसला, जैसे यूपीएससी कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी डिफाई कर देता है कि हम नहीं, वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो योर ऑर्डर्स, वी आर एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जरूरी नहीं है कि आपका आदेश हम फॉलो करें, आप हमें कहिए कि हाँ कर भी सकता हाँ, नहीं भी कर सकता। तो ऑटोनॉमस मीन्स, और कौन सा इंस्टीट्यूट है एग्जांपल के तौर पे ऑटोनॉमस? जैसे पहले आईआईटीज ऑटोनॉमस हुआ करते थे, लेकिन अब उसको भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले आया पिछले 10, 15, 20 सालों में। नहीं तो पहले आईआईटीज ऑटोनॉमस होते थे। और एम्स तो खैर गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है, एम्स तो खैर दे आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट बोले ना कि ये जो गवर्नमेंट सब आ गई बीजेपी, तो वो किसी को आज़ाद नहीं देखना चाहती, वो चाहती कि सब मेरे गुलाम रहे। तो आरबीआई को भी अपने अंडर में ले लिया, इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं कर लिया है अपने कंट्रोल में। जैसे इलेक्शन कमीशन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट।
उसको अपना हर फैसला, हर काम करने का अपना आज़ादी है। जज हो गया। हाँ, उसी तरह जो है, समझ गए। ठीक है। तो ऑटोनॉमस का मतलब तो वही कह रहा है यहाँ कि ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फीयर। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, जितना उसका दायरा है, उसका बाउंड्री है, जितना उसका जो वहाँ वो अपने आप में काम करने के लिए ऑटोनॉमस है, उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट है, जितना उसका दायरा है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, वहाँ वो काम करने के लिए अपना इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये यूपीएससी का जो बोले हैं, हाँ। वो कौन से एग्जाम से उन लोग की सिलेक्शन होता है? यूपीएससी का जो इंस्टीट्यूट में जॉब करने के लिए, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जो है, तो उसमें जॉब करने के लिए आईएएस आईपीएस ही रहते हैं? उसमें यूपीएससी ही रिक्रूट करती है। वो सब आईएएस आईपीएस क्यों रहेगा वहाँ? हर तरह का क्लर्क भी वहाँ काम करता है। अलग टाइप का एग्जाम होता है, उसका भी एग्जाम वो होता है। यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो अपने लेता है। हाँ, एग्जाम एग्जाम लेता है। बात वो नहीं, बात उसके नहीं कि कौन काम कर रहा है, नहीं। जो वहाँ यूपीएससी का जो भी काम काज करने का रूल्स रेगुलेशंस वगैरह तौर तरीका है, वो खुद सेट करता है। उसको कोई कह नहीं सकता है कि आप ऐसे काम कीजिए। ये मतलब है, समझ गए? वो यूपीएससी को दिया गया है कि आपको, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि ऐसे कीजिए। हाँ, सिर्फ अपॉइंटमेंट उसका जो है वो होता है कि ठीक है भाई, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन वो अपॉइंटमेंट तक ही है, उसके आगे अपॉइंटमेंट के बाद क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको कोई बता नहीं सकता। तो उसका रिक्रूटमेंट होता है, तो उसका भी एग्जाम ही होता होगा ना, करने का? किसका रिक्रूटमेंट? वो अलग अलग लेवल पर जैसे रिक्रूटमेंट होता है, वो तरीका है उसका अलग अलग, ठीक है ना। जैसे सीबीआई, ये सब ऑटोनॉमस, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको सबको कब्जे में ले लिया है। खैर देखिए, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फीयर। यानी फेडरलिज्म में जो भी गवर्नमेंट होती है जिस लेवल पर, वो अपने आप में ऑटोनॉमस होती है। इन सम फेडरल कंट्रीज देयर इज इवन अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। आप जान ही रहे हैं, फेडरलिज्म कई देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप भी है। इंडिया हैज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, यूएस है जैसे एग्जाम्पल। तो इंडिया है खुद का स्टेट में और एक देश का सिटीजन। हाँ, एक कंट्री और एक स्टेट का सिटीजनशिप दोनों। जैसे आप यूएस के टेक्सास स्टेट के रहने वाले हैं सपोज, तो आप टेक्सास के सिटीजन हैं और यूएस के भी सिटीजन हैं, तो आपको टेक्सास के सिटीजन के तौर पे कुछ राइट्स होगा। वहाँ आप ज़मीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ का सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं वगैरह। और आप यूएस के सिटीजन हैं तो उसके नाते भी कुछ आपको राइट्स होंगे कि आप हर जगह यूएस में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आपको हर जगह, आपको यूएस में जाने के लिए कहीं कोई ये पासपोर्ट नहीं कैरी करना पड़ेगा कि एक घर खरीदने का मामला। लेकिन हो सकता है कि आप टेक्सास से बाहर ज़मीन खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकें वहाँ, या वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है कि जो वहाँ का रहने वाला होगा उसको कोई एग्जाम में बैठ पाएगा, आप नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि आप दूसरे स्टेट के हैं। अच्छा, स्टेट बाय स्टेट भी इस तरह से एग्जाम? हाँ, तो वहाँ जो है आपका मतलब हर स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और उसका प्रिविलेजेस अपना अलग अलग होता है, ठीक है। आप अलग क्लास ऑफ सिटीजन में आ जाएंगे और जो वहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट होगा वो अलग क्लास ऑफ सिटीजन, उसको अलग बेनिफिट्स होंगे, आपको अलग होंगे। यहाँ पे लगभग वो जैसे स्टेट कमीशन हाँ, का एग्जाम होता है, हाँ, तो एग्जाम्पल यहाँ के जैसे है, एग्जाम्पल के तो तौर पे यहाँ जैसे है कि नहीं, वो चीज नहीं। यहाँ है आप कहीं भी थोड़ा अपीयर हो सकते हैं, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में सिटीजनशिप ड्यूअल है ही नहीं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कहीं कहीं प्रिविलेजेस है कुछ वहां के निवासियों को कि ठीक है आपके लिए कुछ सीटें अपने स्टेट में, आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वो डोमिसाइल का जो कंसेप्ट है कि आप मान लीजिए वहां के हैं, तो जैसे रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन सिर्फ आप अपने स्टेट में क्लेम कर सकते हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ अपने स्टेट में। क्या कहेंगे, कौन सा पावर कहेंगे हैं? क्या कहेंगे रिजर्वेशन का क्लेम करना? कोई पावर नहीं, बेनिफिट्स है, बोले ना, प्रिविलेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ प्रिविलेज है। तो प्रिविलेज आप बेनिफिट जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट जो अगर आप लेते हैं तो वो नियम बनाया गया है कि सिर्फ अपने अपने स्टेट में, अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है तो अपने अपने स्टेट लेवल में ले सकते हैं, यूनियन लेवल का एग्जाम है तो वो तो आपको मिलेगा पूरे देश में मिलेगा। अगर यूनियन लेवल का है तो वो आपको पूरे देश में मिलेगा, लेकिन स्टेट लेवल का है तो वो अपने अपने स्टेट में किया गया है, इसलिए कि ताकि सुविधा हो, सब लोग अपने अपने स्टेट में लें, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप अप्लाई हर जगह कर सकते हैं, हर जॉब हर जगह कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ आप अपने स्टेट में ले सकते हैं। मान लीजिए हर जगह पर रिजर्वेशन मिलेगा स्टेट, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि स्टेट लिस्ट अलग अलग है रिजर्वेशन का। यहाँ जिस कास्ट को रिजर्वेशन है हो सकता है दूसरे स्टेट में ना हो। एक ही कास्ट को हर स्टेट में रिजर्वेशन नहीं ना है। जैसे धोबी, पासी, मैं वही उसके कैटेगरी भी चेंज हो जाते हैं। कहीं कोई किसी कैटेगरी में आ सकता है, कहीं कोई दूसरे कैटेगरी में फॉल हो सकता है। तो इसके लिए किया गया है ये सिस्टम एक। खैर, तो यहाँ जो है इंडिया हैज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, यानी इंडिया में आपको सिंगल सिटीजन के जो राइट्स हैं वो थॉरो एंड यूनिफॉर्म है, हर स्टेट में आपको एक जैसे राइट्स मिलेंगे। सेकेंड है फीचर फेडरलिज्म का, जो लगभग सब जगह, जैसे ये जो कहा कि 2 सेट्स ऑफ पॉलिटीज, ये जो कहा कि 2 सेट्स ऑफ पॉलिटीज यानी 2 सेट्स का गवर्नमेंट, ये लगभग हर जगह ये पाया जाता है फेडरलिज्म। वो किसी भी देश में आप जाएंगे ये आपको पाया जाएगा कि 2 सेट गवर्नमेंट का होगा, एक फेडरल लेवल या यूनियन लेवल पर और दूसरा रीजनल लेवल। फिर कह रहा है द पीपल लाइकवाइज हैव 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज। उसी तरह लोगों का जो आइडेंटिटी है, लोगों की जो पहचान है वो 2 तरह की होती है, एंड लॉयल्टीज, उनकी जो लॉयल्टी होती है वो 2 तरह की होती है। दे बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द नेशन। फॉर एग्जाम्पल वी आर गुजरातीज और झारखंडीज एज वेल एज इंडियंस। जैसे उदाहरण पे कहा कि हम कोई दिल्ली का रहने वाला है तो वो दिल्ली का है, दिल्ली वाला भी है, लेकिन हिंदुस्तानी भी है, इंडियन भी है, भारतीय भी है। कोई बिहार का रहने वाला है तो बिहारी है, लेकिन साथ ही साथ वो भारतीय भी है। तो 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज होता है। और लॉयल्टी भी लोगों का उसी तरह से होता है। भाई लोग बिहार का मिल गया, बड़ा खुश, बिहार वाला, अरे मेरी जगह का ही है, ठीक है, जाता है। हाँ। इंडिया के मतलब कि बिहार के बाहर तो हाँ। देखता है कि बिहारी कौन है। तो 2 सेट्स ऑफ लॉ, वहाँ बिहारी भी, लेकिन हाँ भाई ये भी समझता है कि हाँ भाई ये पंजाब का है तो ये भी भाई हमारे ही देश का है। Each level of the polity has distinct powers and responsibilities and has a separate system of government. और यहाँ जो अलग अलग लेवल है पॉलिटी का, गवर्नमेंट का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर अलग अलग होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अलग है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट का जिस तरह का कामकाज है वो अलग है, स्टेट लेवल का गवर्नमेंट है उसका अलग है, उसका पावर्स अलग है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, ठीक है। जैसे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। तो पुलिस का जितना मामला होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। कोई भी कैसा भी है, हाँ मतलब कि ये थाने वाला यही करना है। हाँ, कोई भी, पुलिस का मतलब ऊपर से नीचे तक, मतलब कि पुलिस इज अंडर स्टेट सब, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, डीआईजी तक, कहीं तक डीजीपी तक, डीजीपी तक। पुलिस का मतलब पुलिस, एवरीथिंग इन द पुलिस, दैट इज इन स्टेट्स सब्जेक्ट, हवलदार से लेके डीजीपी। हाँ, ठीक है। तो जहाँ यूनियन का है तो वहाँ यूनियन का है कंट्रोल है, वहाँ स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह दोनों का पावर्स जनरली अलग अलग होता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी अलग है, यूनियन मिनिस्टर अलग है, स्टेट का मिनिस्टर अलग है। The details of this dual system of government are generally spelled out in a written constitution. और ये जो अलग अलग सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, इसका पूरा डिटेल जनरली एक लिखित संविधान में अलग अलग बिल्कुल दिया रहता है। जनरली फेडरल में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जनरली, विच इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड विच इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट।
तो जनरली फेडरेशन, जहाँ भी फेडरल पॉलिटी या फेडरेशन होता है वहाँ जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें क्लियरली डिफाइंड होता है हर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम माना जाता है और यही सोर्स भी होता है गवर्नमेंट के पावर का। यानी गवर्नमेंट जो भी अपना अथॉरिटी लेती है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। Certain subjects which concern the nation as a whole, for example, defense or currency, are the responsibility of union or central government. कह रहा है certain subjects, कुछ ऐसे विषय जो पूरे देश के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे डिफेंस, देश की रक्षा। तो देश की रक्षा बिहार के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पंजाब के लिए, सिक्किम के लिए, गोवा के लिए, बॉम्बे के लिए। तो वो जो मामले जनरली हैं, ऐसे मामले जो पूरे देश के लिए जरूरी होते हैं, वो जनरली यूनियन गवर्नमेंट के या फिर जो होता है उसके पास होता है, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। जैसे करेंसी, पूरे देश में एक करेंसी चलती है तो उसका जिम्मेदारी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट को होती है। रीजनल और लोकल मैटर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। जो लोकल मामले होते हैं, जो जगह से जुड़े हुए मामले होते हैं, वो जनरली वहाँ की लोकल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट जो भी कहें उनको उसका जिम्मा दिया होता है। जैसे बोले आपको एग्रीकल्चर है ना, जैसे पुलिस, ठीक है, जो उस जगह से जुड़ा हुआ है तो वो वहीं की गवर्नमेंट के पास होता है। अब भाई मिजोरम में फॉरेस्ट है तो उसका जिम्मा बिहार सरकार को क्यों मिलेगा? मिजोरम के यहाँ जो फॉरेस्ट है तो मिजोरम ही, या दिल्ली में सरकार है वो मिजोरम का फॉरेस्ट क्या देखेगी हर जगह? तो मिजोरम में अगर है तो वो मिजोरम को ही दिया गया, वहीं की सरकार को जिम्मा दिया गया। इसी तरह पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, तो वहीं को दे दिया गया कि भाई मिजोरम में चोरी हो रहा है तो वहीं की पुलिस, ये नहीं कि दिल्ली पुलिस जा रही है मिजोरम। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स। यहाँ देखिए जनरली जो फेडरेशन होता है वहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है टू सेटल द डिस्प्यूट्स। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है क्योंकि अक्सर डिस्प्यूट्स होने का वहाँ चांस है, जहाँ ग्रुपिंग है, बोले जहाँ एक से ज़्यादा लोग मिले वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, ठीक है ना। तो वहाँ जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ताकि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। ये सभी एग्जाम में लिख देंगे। हाँ, तब ये सब समझना, इसलिए हाँ ये सब इम्पोर्टेंट फीचर्स से आपसे पूछा जाएगा फेडरलिज्म का। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होता है ये आपको ऐसे का तस लिखना पड़ेगा। ये सब द जुडिशरी हैज द पावर्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स ऑन लीगल मैटर्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। तो यहाँ अगर कोई भी तरह का डिस्प्यूट होता है कि जहाँ किसको क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर है, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर है, फेडरल गवर्नमेंट को क्या पावर है, इसको लेके कहीं डिस्प्यूट होता है तो उसको लेके जुडिशरी को जो पावर होता है उसको डिस्प्यूट को सेटल करने का।